नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे और ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस के बारे में, व्यतिकरण के बारे में, और 4-5 लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिए हैं। पीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 रहेगा और जनरल बीएससी सेकेंड ईयर का 3 नंबर यूनिट का लेक्चर नंबर 6 रहेगा। और लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन वलय, जिसे न्यूटन रिंग बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जो प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड की थी और आपको ये कहा था कि यहाँ से आप अपने नोट्स बना लीजिए, अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो लास्ट जो वीडियो थी वो थी अपनी फानाकार पतली फिल्म से व्यतिकरण किस प्रकार से होता है। तो न्यूटन वलय जो है वो एक प्रकार के फानाकार फिल्म से ही जो व्यतिकरण होता है उसी की एक विशेष अवस्था है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी प्राथमिकता रहती है आने की, इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूटन रिंग है, इसमें ये आपके पास डायग्राम है। यहाँ पर ऊपर माइक्रोस्कोप लगा हुआ है और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लेट है P और यहाँ पर L है। इसका मतलब है ये आपका एक समतलोत्तल लेंस है, यानी ऐसा लेंस जिसकी एक सतह तो उत्तल है और एक सतह समतल है, जिसे समतलोत्तल लेंस कहा जाता है। यहाँ पर आपका प्रकाश स्रोत है जिससे लाइट आ रही है। यहाँ पर एक ग्लास रोड हमने लगा दी एक एंगल पर, जिससे कि ये लाइट जो है वो इससे टकराएं और डायरेक्ट परावर्तित होके इस लेंस और प्लेट P की तरफ जाएं। जब यहाँ पर ऐसा होगा तो यहाँ से ये लाइट जो है वो इससे टकराएगी और ऐसे यहाँ पे P पे जाएगी, L को क्रॉस करती हुई, और यहाँ S से दूसरी सिरे पे जाएगा और नीचे जाएगा, और यहाँ दोनों से परावर्तन होने के बाद इसके अंदर फिर ये माइक्रोस्कोप में चली जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पतली फिल्मों व्यतिकरण में पढ़ा था, वहाँ पे हमें परावर्तित के कारण में पढ़ा था, पारगमित के कारण में पढ़ा था, और ऐसा ही हमने फानाकार फिल्म में भी पढ़ा था। उसी प्रकार से न्यूटन वलय के अंदर भी आपको परावर्तित किरणों के अंदर भी निकालना पड़ेगा व्यतिकरण, और पारगमित के अंदर भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकली जो फ्रिंजें दिखाई देती हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको मैं एक 3D डायग्राम भी यहाँ पे दिखाऊंगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उस टाइप की प्रैक्टिकली फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजें हैं जो इस तरीके से सेकेंडरी वृत्तों के रूप में हैं। ये डार्क फ्रिंजें हैं और उनके मध्य ये ब्राइट फ्रिंजेज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने व्यास लिया है। यहाँ पर ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, किसी एनवी फ्रिंज का व्यास है DN यहाँ पर दिखाया गया, और जो आउटर सरफेस ले रखा है ये हमने ले लिया DN+P, यानी किसी एनवी के बाद कोई PV फ्रिंज और है उनका व्यास हो गया टोटल। तो हमें मोस्टली प्रदीप्त और अदीप्त वलयों का जो व्यास है वो निकालना है, प्राथमिकता हमारी ये रहेगी, और उसके बाद हमें फ्रिंज अंतराल ज्ञात करना है। ऐसा हम परावर्तित तरंगों में भी करेंगे और पारगमित तरंगों के लिए भी करेंगे। तो हम थोड़ा सा डिटेल से इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि न्यूटन वलय फानाकार फिल्म से, इससे जो प्रीवियस टॉपिक था जो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। फानाकार फिल्म से व्यतिकरण द्वारा प्राप्त एक विशेष प्रकार का फ्रिंज प्रतिरूप है जिसमें सेकेंडरी वलयाकार, यानी वलय का मतलब होता है रिंग, इंग्लिश में बोलते हैं रिंग और हिंदी में कहते हैं इसको वलय, व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं जिन्हें एक समतल कांच की प्लेट P पर अधिक वक्रता त्रिज्या के समतलोत्तल लेंस को रखकर प्राप्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत में पहला पॉइंट रहेगा परावर्तित प्रकाश के लिए और दूसरा पॉइंट रहेगा पारगमित प्रकाश के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ परावर्तित के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, और सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे पारगमित प्रकाश के बारे में और न्यूटन वलय के अनुप्रयोगों के बारे में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय किस प्रकार से होता है। यानी प्रकाश स्रोत से जो लेंस पर प्रकाश किरणें आती हैं वहाँ पर सिर्फ हम परावर्तित किरणों के बारे में अध्ययन करेंगे, पारगमित की हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट में हम जो किरणें पारगमित हो जाती हैं उनके कारण जो वलय दिखाई देती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रकाश किरण जो है वो इस तरीके से प्रकाश स्रोत से आती है, पॉइंट A पे टकराती है इस लेंस से और यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं AR1 के रूप में, और फिर इसको पार करके नीचे प्लेट P पे जाती है और B पॉइंट पे टकराती है और वहां से परावर्तित होती है BR2 के रूप में। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने C भी दिखा रखा है, तो ये BCR2 भी आप इसको बोल सकते हैं।
तो आपको देखने से पता लग रहा होगा कि दोनों किरणों के पथ में अंतर है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहला काम है पथांतर ज्ञात करना, और पथांतर के आधार पर हम यूज करेंगे जो हमने पहले फानाकार फिल्म में पढ़ा था, क्योंकि उसी की एक विशेष अवस्था है। तो फानाकार फिल्म में जो पथांतर हमने ज्ञात किया उसका यूज करते हुए कुछ कंडीशन लगाते हुए हम यहाँ पर आगे फॉर्मूला बनाएंगे। चित्रानुसार आपतित किरण SA से वर्तीय फानाकार वायु फिल्म के पृष्ठों द्वारा परावर्तित किरणें AR1, यहाँ पर देख सकते हो AR1 और BCR2 है। इनमें पथांतर क्या होगा? पथांतर आप निकाल चुके हैं पूरी डिटेल से। फानाकार फिल्म में डेल्टा 1 बराबर 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस के R, समीकरण नंबर आ जाएंगी 1। यदि फिल्म की मोटाई t है और अपूर्णांक म्यू है तो वायु फिल्म के लिए अपूर्णांक 1 होता है, क्योंकि वायु का अपूर्णांक 1 होता है। तो फॉर्मूले में म्यू का मान 1 हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर म्यू का मान 1 रख देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम और कंडीशन भी लगाते हैं। और कंडीशन क्या लगा रहे हैं, ये थीटा जो है उसे फान कोण बोलते हैं। फानाकार फिल्म में जो एंगल होता है इस तरीके से जो बनता है यहाँ पर थीटा, उसे बोला जाता है फान कोण। तो वायु फिल्म का फान कोण बहुत कम होता है। तो प्रकाश के अभिलंबवत आपतन के लिए, यानी प्रकाश डायरेक्ट सीधा इस पे गिर रहा है, तो आपको पता है परावर्तन की घटना में जब अभिलंबवत आपतित होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोस थीटा प्लस आर की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होगी, क्योंकि थीटा का मान भी अति अल्प है और आर का मान भी अभिलंबवत आपतन के लिए 0 है, इसलिए कोस थीटा प्लस आर की वैल्यू लगभग 1 के बराबर है। तो यहाँ पर आपका पदांतर आएगा डेल्टा 1 बराबर 2 म्यू टी, समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अतः किसी माध्यम में पथांतर केवल फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। ये देख सकते हो सिर्फ मोटाई पर निर्भर करता है, मोटाई ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब परावर्तित किरण AR1 का परावर्तन विरल माध्यम से होता है, जबकि BCR2 का सघन माध्यम से, इसलिए एक अतिरिक्त पथांतर λ/2 उत्पन्न होगा। ये कैसे उत्पन्न होगा, ये हम फानाकार फिल्म में जो इससे पहले वाला टॉपिक था उसमें अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले उस वीडियो को देखें अच्छे से, फिर आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो परिणामी पथांतर है, जो आपने डेल्टा 1 का मान निकाला है, उसमें से λ/2 आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पर पाई का कलांतर पैदा होगा। जब एक किरण का विरल माध्यम से और दूसरी किरण का सघन माध्यम से परावर्तन होता है तो पाई का कलांतर पैदा होता है, और पाई कलांतर पैदा होने से पथांतर λ/2 होता है। इसलिए हमारे पास परिणामी पथांतर जो होगा वो डेल्टा 1 में से λ/2 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा 1 का मान था 2 म्यू टी माइनस λ/2 हो जाएगा, बराबर आएगा डेल्टा परिणामी पथांतर। तो ये तो हमारे पास आ गई परिणामी पथांतर की समीकरण। अब इसका यूज करते हुए हमें अदीप्त और प्रदीप्त के लिए, यानी संपोष्य और विनाशी की जो पथांतर का संबंध होता है उसका यूज करते हुए हमें उनके लिए पथांतर ज्ञात करना पड़ेगा। उनके लिए हमें जो व्यास है उनकी समीकरण हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब परावर्तित किरणों में परिणामी पथांतर डेल्टा 1 बराबर n लैम्डा होगा तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। इस कंडीशन में, यानी कि विनाशी व्यतिकरण से अदीप्त वर्ताकार फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। यदि इस बिंदु पर फिल्म की मोटाई Tn हो, क्योंकि कोई nवीं फ्रिंज की हम बात कर रहे हो, तो 2 म्यू Tn बराबर क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर डेल्टा 1 का मान जो था वो था 2 म्यू टी था, ठीक है, इतना ही था। ये तो डेल्टा का मान है, डेल्टा 1 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे nवीं फ्रिंज के लिए 2 म्यू टी n हो जाएगा और वो पथांतर n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर आ जाएगी 3। इसी प्रकार से परावर्तित किरणों में पथांतर जो है वो जब n-1/2 लैम्डा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n-1 λ/2, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये जब पथांतर होता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर प्रदीप्त वर्ताकार फ्रिंजें बनती हैं। तो आप इसको रख देंगे 2 म्यू Tn के बराबर n-1/2 लैम्डा, या आप प्लस में भी रख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इस प्रकार का पथांतर आप यूज करते हैं n-1/2 लैम्डा या n+1/2 लैम्डा, तो रिजल्ट दोनों का सेम ही होता है। बस n की वैल्यू जो आप करते हैं, एक में 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी और एक में 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर हम वायु फिल्म की बात करें तो म्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपूर्णांक। तो अदीप्त फ्रिंज का प्रतिबंध जो था वो आपका क्या था, यहाँ पे देखें
टू म्यू टी एन बराबर एन लैम्डा, तो म्यू का मान वायु फिल्म के लिए 1 हो गया, तो 2Tn बराबर एन लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा अदीप्त फ्रिंज के प्रतिबंध से 2Tn बराबर एन लैम्डा, समीकरण नंबर 5, और प्रदीप्त फ्रिंज के प्रतिबंध से 2Tn बराबर n-1/2 लैम्डा, इक्वेशन नंबर आ गई 6। तो यहाँ से अब आपको 5 और 6 नंबर समीकरण आ गई आपके पास। तो अब आप प्रदीप्त और जो अदीप्त वलय हैं उनका व्यास ज्ञात करेंगे। वो व्यास आपको कैसे ज्ञात करना है ये ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। व्यास कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसी पर न्यूमेरिकल बनते हैं। आप ये मान लीजिए कि जो प्रकाश किरण है उसका आपतन बिंदु ए जो था उस पर वायु फिल्म की मोटाई है Tn, ठीक है। जहाँ पर जो EO है डायग्राम में आप देखेंगे EO बराबर है Tn, और आप मान रहे हैं कि NV फ्रिंज बन रही है जिसकी त्रिज्या EA बराबर आप Rn भी मान सकते हो। ये आप डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी वो प्लेट है P, और ये मैंने एक NV फ्रिंज मान ली जो वर्ताकार होती है। यहाँ पर ये Rn है, ये है Rn। ये कैपिटल R जो है वो इसकी पूरी जो बाहर वाली जो एक फ्रिंज बना रखी है सर्किल के रूप में, इसकी त्रिज्या है। ये पॉइंट यहाँ पर है A, और ये आपका है Tn, इसकी मोटाई यहाँ पर ये Tn है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट E है और ये पॉइंट है O, और यहाँ पर ये जो EO है वो Tn के बराबर है। तो यहाँ पर EO बराबर क्या होगा, Tn होता है। इसके साथ साथ आप यह भी देख सकते हैं कि जो आपकी E और A है वो Rn के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो त्रिभुज है CAO, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम यहाँ पर EA का मान ज्ञात करेंगे। इस EA का मान ज्ञात करेंगे जिसमें आपके पास जो कैपिटल R है वो भी इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो EC है उसकी वैल्यू हम कैसे रख सकते हैं। यहाँ से CO तो है R, ये तो है कैपिटल R, इसमें से मैं Rn को माइनस कर दूंगा तो EC का मान मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी है त्रिभुज CEA में। तो हमारे पास EA की होल स्क्वायर यानी EA की होल स्क्वायर बराबर CA की होल स्क्वायर माइनस EC की होल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। अब जो EC है उसका मान कैसे रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया। टोटल CO में से आप EO को माइनस कर दीजिए, तो CO का मान कैपिटल R है और EO का मान Tn है। तो यहाँ से हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, और यहाँ से ओपन करने के बाद इसे आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो Rn स्क्वायर बराबर आएगा R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर माइनस के Tn स्क्वायर प्लस 2RTn। तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा Rn स्क्वायर बराबर माइनस Tn स्क्वायर प्लस 2RTn। अब आपको पता है डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो Tn था ये आपका इस कैपिटल R के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटी राशि हो जाएगी। तो R वेरी वेरी ग्रेटर देन Tn, तो Tn स्क्वायर को आप नेगलेक्ट मान लेंगे। तो यहाँ पर है Tn स्क्वायर, तो ये पद है वो नेगलेक्ट हो जाता है। तो Rn स्क्वायर बराबर आएगा 2RTn, और Rn बराबर आएगा अंडर रूट 2RTn। यहाँ पर ये आपकी NV फ्रिंज की जो रेडियस आपने मानी थी वो आएगी Rn का मान। अब यहाँ से हमें वलय का व्यास ज्ञात करना पड़ेगा। तो NV वलय का व्यास ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ 2 से गुणा करना है। तो हमने लिख दिया dn बराबर यानी कि NV वलय का व्यास 2Rn, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 को मैं अंडर रूट के अंदर लिखना चाहूँगा तो मेरे को 4 अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 लिखूंगा तभी अंडर रूट के बाहर 2 आता है। तो ये हो जाएगा 8RTn, समीकरण नंबर आ जाएंगी 7। तो ये आपकी जो समीकरण नंबर 7 है वो NV वलय का व्यास आ चुका है, dn बराबर अंडर रूट 8RTn, समीकरण नंबर 7। अब इसमें हम अपने जो समीकरण 3 और 4 थी वहां से हम Tn की वैल्यू रखेंगे अदीप्त के लिए और प्रदीप्त के लिए, और हम अदीप्त और प्रदीप्त वलयों का जो व्यास है वो ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं अदीप्त वलयों का व्यास। समीकरण नंबर 3 आप देख सकते हैं Tn बराबर, ये थी आपकी समीकरण नंबर 3, 2 म्यू Tn बराबर n लैम्डा। वहां से मैंने Tn का मान निकाल लिया n लैम्डा अपॉन 2 म्यू, और वो वैल्यू जो है Tn की वो मैं यहाँ पुट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 7 में जब हम रखेंगे
तो dn बराबर आएगा √8 r(n)λ/2 म्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से ये 8 है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 4, नीचे बचेगा म्यू, और यहाँ से 4 है वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2√n(λ/μ)। ये समीकरण नंबर 8 आपके पास अदीप्त वलयों के व्यास की आ जाती है। अब इसको और आप छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ पे वायु फिल्म की अगर बात करें तो म्यू का मान 1 हो जाएगा, तो ये म्यू यहाँ से हट जाएगा। लेकिन हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो आपका समीकरण 8 वाला ही रहता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है वायु की बात करें, कोई और माध्यम भी हो सकता है, तो जैसा माध्यम होगा उसके लिए म्यू का मान वहाँ पर रखा जाएगा, तो म्यू इसको इफेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो dn है वो म्यू के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती आता है, जो n है जो आपका इंटीजर है, क्रमांक है, उसके समानुपाती आता है वर्गमूल के, जो कैपिटल R थी उसके वर्गमूल के समानुपाती है, और जो प्रकाश की वेवलेंथ है उसके भी वर्गमूल के समानुपाती आता है। इसी प्रकार से हम प्रदीप्त वलयों का व्यास करेंगे तो उसमें हम समीकरण 4 का प्रयोग करेंगे, वहां से Tn का मान निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे और आपके पास समीकरण नंबर 9 के रूप में प्रदीप्त वलयों का व्यास आ जाएगा √2 2n+1 समीकरण नंबर 9। अब हमने प्रदीप्त और अदीप्त वलयों का व्यास तो निकाल लिया है, अब हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज अंतराल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किन्हीं दो क्रमागत प्रदीप्त या अदीप्त वलयों की त्रिज्याओं का जो अंतराल है वो यहाँ पर फ्रिंज अंतराल कहलाएगा। यहाँ पर न्यूटन वलय में त्रिज्याओं का अंतराल यानी क्रमागत प्रदीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्याओं का जो अंतराल है उसे यहाँ पर फ्रिंज अंतराल बोला जाता है। संकेत वही रहेगा बीटा बराबर Rn+1 Rn, यानी कोई n+1वीं फ्रिंज है और एक उससे पीछे वाली nवीं फ्रिंज है, जैसे ये nवीं फ्रिंज है, ये n+1वीं फ्रिंज है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो यहाँ पर बीटा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास समीकरण व्यास के रूप में है, तो इस त्रिज्याओं को हम व्यास में डिनोट कर लेते हैं और त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। तो मैंने 1/2 बाहर लगा दिया, इसके रिस्पेक्ट में dn+1 लिख दिया और इसके रिस्पेक्ट में dn लिख दिया है। अब समीकरण नंबर 8 से, समीकरण नंबर 8 यहाँ पर अभी हमने निकाला था, जो मान निकाला था ये रहा dn का मान। इसमें मेरे को कुछ नहीं करना, एक बार सीधा dn का मान रखूंगा और dn+1 का जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 करके और यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये 1/2 है, बाहर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर ये जो 2 देख रही हैं जो यहाँ आएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा और अंदर बचेगा बीटा बराबर √n+1 -√n और रूट में r(λ/μ), ये आता है आपका फ्रिंज अंतराल। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, n की वैल्यू आप अपने मर्जी से रख सकते हैं। तो आप ये पाएंगे कि वलय क्रमांक को जब आप बढ़ाओगे, n के मान को जब आप बढ़ाओगे तो फ्रिंज अंतराल कम होता जाएगा, यानी बीटा का मान घटता जाएगा। इसका मतलब है जो अदीप्त फ्रिंजें हैं वो पास आती जाती हैं। जब मैंने 8 का यूज किया तो 8 नंबर समीकरण थी अदीप्त फ्रिंजों की, तो ये अदीप्त फ्रिंजों के लिए एक रिजल्ट आ गया फ्रिंज अंतराल के रूप में, और समीकरण 9 का यूज करेंगे तो प्रदीप्त वलयों के लिए रिजल्ट आ जाएगा। जहां पर आप समीकरण 9 में जो वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं ये इस टाइप से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। इसमें भी सेम रिजल्ट होगा, जैसे जैसे n का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे बीटा का मान कम होता जाएगा और प्रदीप्त फ्रिंजें भी पास आती जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परावर्तित किरणों में न्यूटन वलय किस प्रकार से आती हैं, जो अदीप्त और प्रदीप्त वलयों का जो व्यास है वो किस प्रकार से आता है, फ्रिंज अंतराल कैसे होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन्हीं पर न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे पारगमित तरंगों में न्यूटन वलय कैसे होती हैं, उनके अनुप्रयोग क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके अनुप्रयोग हैं। फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें। एग्जाम हो ना हो लेकिन आपको तो पढ़ना है, आपका काम पढ़ना है। एग्जाम होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आपके जो नॉलेज आपको नेक्स्ट क्लास में आपके काम आएगा, आपके भविष्य में काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।